स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आज सीएम योगी अलीगढ़ का दौरा करेंगे। वो 14 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल पीएम मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री यहां पर जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज ओवैसी सुल्तानपुर में पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। कल ओवैसी अयोध्या आए थे, वहां कई विवादों की वजह से वो सुर्खियों में रहे और लखनऊ एयरपोर्ट से करीब 5 करोड़ का सोना बरामद हुआ। कस्टम डिपार्टमेंट के हवलदार पर सोने की तस्करी करवाने का आरोप है। 9 किलो सोने के साथ मेन हैंडलर को भी गिरफ्तार किया गया है। रियाद से आने वाली फ्लाइट से भी सोना मुजफ्फरनगर ले जाया जा रहा था। तो बदुबई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के फरार बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ने छापा मारा है। छापे के दौरान विष्णु मिश्रा पिस्टल छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने विजय मिश्रा के बेटे को शरण देने वाले प्रधान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। विष्णु मिश्रा की बात की जाए तो अनापुर के ग्राम प्रधान चंदन तिवारी के घर पर छिपकर रह रहा था। विधायक विजय मिश्रा और उसके बेटे के ऊपर अपने रिश्तेदार का मकान कब्जाने का आरोप है, जबकि एक महिला से रेप का भी आरोप है। छापेमारी में एसटीएफ के साथ गोपीगंज कोतवाली की पुलिस भी थी। 3 तस्वीरें, एसटीएफ ने छापा मारा। विजय मिश्रा का बेटा अब फरार चल रहा है। घर पर कब्जा और रेप का आरोप इन पर है। पिता बेटे दोनों पर गंभीर आरोप है। और बातचीत करने के लिए दिनेश पटेल हमारे साथ भदोही से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दिनेश, क्या कुछ खबर मिल रही है? छापा तो पड़ा लेकिन जो आरोपी था वो फरार हो गया है, तो क्या खबर आप और कहां-कहां छापे एसटीएफ की तरफ से? देखिए, इस पूरे प्रकरण की जांच बीते दिनों एसटीएफ को सौंपी गई थी और एसटीएफ लगातार इस मामले में कई जगहों पर दबिश दे चुकी है। और बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने आनापुर में जो ग्राम प्रधान है उनके घर पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दी थी। पुलिस का दावा है कि विजय मिश्रा का जो बेटा है विष्णु मिश्रा, वह पिस्टल छोड़कर वहां से फरार हो गया है। और अब एसटीएफ की जो टीम है और गोपीगंज कोतवाली की जो टीम है वह कई जगहों पर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमको कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं और जल्द से जल्द विजय मिश्रा का जो फरार बेटा विष्णु मिश्रा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रकरण में जो पिस्टल बरामद हुई है उस मामले को लेकर विजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ एक और मुकदमा अब गोपीगंज कोतवाली में दर्ज भी किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी देने के लिए। तो विजय मिश्रा के बेटे को लेकर ये छापेमारी एसटीएफ की तरफ से की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर वो फरार हो गया। लेकिन वहां से 2 पिस्टल बरामद की गई है और इसको लेकर एक और केस अब शुरू कर दिया गया है। और कानपुर के बिदनू थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुर इलाके में झांसी में तैनात दरोगा सुनील कुमार अपने मकान का निर्माण करा रहे थे कि कुछ लोगों ने निर्माण का विरोध किया, तो थाने से पुलिस की टीम पहुंची निर्माण कार्य रुकवाने। इस दौरान पुलिसकर्मी और सुनील कुमार के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सुनील कुमार और सिपाहियों में हाथापाई शुरू हो गई। सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी ने उनके साथ गाली गलौज करके मारपीट की। इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिपाही है, क्यों तुमने काम क्यों नहीं रोका मेरा? मैंने कहा तो हमने कहा भाई कोई एप्लीकेशन किसने दी है, क्या कंप्लेन है, ये हमको बताओगे तभी तो हम अपना काम, हम अपने प्लाट में अपना काम क्यों रोक दें? ठीक है, हमारा नुकसान होगा, हम रोकेंगे। तो चौकी इंचार्ज फिर वहाँ से आए और आते ही मेरा गिरबान पकड़ के मुझे मारा। और मथुरा से खबर है, यहां पर वायरल बुखार का कहर लगातार जारी है। 2 और बच्चों की यहां पर मौत हुई है। हथावली और रहीमपुर में बच्चों की मौत हुई है। विभाग ने अब तक 14 मौतों की पुष्टि भी कर दी है। बाल सुधार गृह में भी डेंगू की दस्तक है। 700 लोगों में से 258 लोगों को डेंगू हुआ है। वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि कानपुर में भी कुछ इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर
डेंगू और वायरल बुखार के ऐसे मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। डेंगू से बात की जाए तो 24 घंटे में 6 की मौत हुई है। हेलट अस्पताल में 5 और निजी नर्सिंग होम में एक युवती की मौत हुई है। वायरल बुखार, डेंगू जैसे लक्षण के मरीजों की संख्या लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, लगातार डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, कल 5 आज 6। क्या कुछ किया जा रहा है इसकी रोकथाम को लेकर? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि इसका रोकथाम की जाए, जिसके लिए नोडल ऑफिसर प्रमुख सचिव अनिल गर्ग ने यही कैंप किया। पिछले 4 दिनों से जिलाधिकारी, सीडीओ, सारे अधिकारियों को लगाया गया। मगर जिस प्रकार से डेंगू के लक्षण के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, विचित्र बुखार कहा जा सकता है, इसे वायरल भी कहा जा सकता है, ऐसे तमाम लोकेलिटीज हैं जहां हालांकि ये कहा गया था कि उन एरियाज को हॉटस्पॉट में कन्वर्ट किया जाएगा और 50 हाउसेस को पूरा सील किया जाएगा प्रॉपरली। मगर शायद उसकी कवायद अभी शुरू नहीं हुई है, जिसकी बानगी देखने को इस वक्त मिली है, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि 24 घंटे में अब और 6 मौतें हो चुकी हैं और डेंगू के मरीज 50 को पार कर चुके हैं। इसमें 4 वो हैं जो कानपुर के हेलट अस्पताल में, एक उर्सला से लाया था और एक निजी नर्सिंग होम में एक 19 वर्षीय बच्ची की मौत हुई। यानी मौत के आंकड़े कहीं ना कहीं अधिकारियों की चिंता को बढ़ा रहे हैं और अधिकारी के जो माहतात हैं अभी भी पुराने डर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी देने के लिए। तो 24 घंटे में डेंगू से 6 लोगों की अब तक मौत हो गई है। हेलट अस्पताल में 5 और निजी अस्पताल में एक युवती की मौत बताई जा रही है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से डेंगू पर काबू पाया जाए, लेकिन इसके बावजूद रोज मरने वालों लोगों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दौरे का आज दूसरा दिन है। मिशन 2022 के लिए सियासी जमीन की तलाश में जुटे ओवैसी आज सुल्तानपुर जाएंगे, जहां पर वो पार्टी के कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी ओवैसी करेंगे। कल ओवैसी अयोध्या के दौरे पर थे, जहां उनके पहुंचने से पहले ही कई विवाद सामने आ गए। उनके स्वागत में लगे पोस्टर्स में अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया दिखाया गया। सियासी हंगामे के बाद पोस्टर में दोबारा अयोध्या लिखा गया। कल उन्होंने अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी को AIMIM की सदस्यता भी दिलाई थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लखनऊ से और सुल्तानपुर से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं। पहले पप्पू के पास चलते हैं। पप्पू, सुल्तानपुर में ओवैसी का दौरा होने वाला है, किस तरह से इसको लेकर तैयारी है और लगातार ओवैसी आगे बढ़ रहे हैं, पीछे से विवाद भी उनके पीछे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल नीलू, आपको बता दें जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का आज सुल्तानपुर का 1 दिवसीय दौरा है, वो मिशन 2022 को लेकर यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर निकले हुए हैं। तो जगह जगह उनके स्वागत के लिए जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और अपने नेता के स्वागत के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर एक बाईपास पर ओदरा जगह पड़ती है, जहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा में जो टैगलाइन दी गई है वंचित समाज सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव से पहले एक मैसेज देने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं, जिसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पे निकले हैं। आज सुल्तानपुर रहेंगे, कल अयोध्या से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। इसके बाद उनका अगला पड़ाव बाराबंकी होगा। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ ऐसे वर्गों को साधने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिससे कि 2022 में उनको कहीं ना कहीं एक जनाधार अपने साथ जोड़ने की जो कवायद आज शुरू की गई है ओवैसी के द्वारा, उसको लेकर सुल्तानपुर में भी बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तैयारी वहां पर बहुत की गई है, अपने नेता का इंतजार किया जा रहा है। अलाउद्दीन भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अलाउद्दीन, 2022 के लिए अभी से ओवैसी बिल्कुल कमर कस के तैयार हो चुके हैं, एक के बाद एक जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी आगे आगे और पीछे पीछे विवाद। कल भी हमने अयोध्या में देखा कि कुछ विवाद हो गया, उसके बाद अतीक की पत्नी को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है। ऐसे में अपने वोट बैंक को तलाशने में और 2022 के चुनाव को लेकर तैयारी में कितने सफल माने जा सकते हैं ओवैसी? अतीक की पत्नी के साथ साथ अतीक को भी बिहाफ ऑफ उनके वाइफ
उन्होंने उनको ज्वाइन कराया है, यानी पूरी फैमिली से करीब 4 सदस्य जो कल ज्वाइन हुए हैं। माना जा रहा है कि प्रयागराज में 2 टिकट उनके खानदान में जा सकते हैं। तो ऐसे में एक जो शुरुआत उन्होंने करी है वह लखनऊ से, फिर उसका रुदौली का जाना हुआ। जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि विवाद जो है लगातार उनके पीछे पीछे रहा, और अपनी स्पीच के दौरान भी उन्होंने एक खास वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को ही फोकस करके सारी स्पीच दी, और खासतौर जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे उन मुद्दों को भी छेड़ा। और आज उनका सफर सुल्तानपुर का होगा। सुल्तानपुर में भी माना जा रहा है कि हालांकि उनका पोस्टर जब आप देखेंगे सियासी, उसमें दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन मूल रूप से जो फोकस है वोट बैंक को, अल्पसंख्यक वोट बैंक की फोकस्ड है, और उसी पर वो लगातार वार कर रहे हैं। रुदौली की भी जो पूरी जनसभा उनकी हुई थी, उसमें लोगों के बीच में जो उनकी स्पीच थी उसको इसी बात को लेकर के थी कि लगातार समाजवादी पार्टी ने भी उनके लिए काम नहीं किया, बीएसपी ने काम नहीं किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी उन्होंने वार किया। उन्हें ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कही है कि अपनी आवाज अल्पसंख्यकों को खुद बनानी होगी, यानी कि उनके बैनर के नीचे आना होगा, और पतंग ही उनको नया सियासी विकल्प और फार्मूला दे सकता है। तो कुल मिला के आप माने कि 3 दिन का दौरा संक्षेप जरूर है, लेकिन ये सियासी तौर से 2022 की विधानसभा चुनाव की बिगुल उन्होंने फूंक दिया है। बिल्कुल, दलित, शोषित, वंचित की बात कर रहे हैं, लेकिन निशाना कहां है वो सबको पता है, और ओवैसी लगातार दौरे पर हैं और उनके स्वागत की भी तैयारी लगातार हर जगह देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस लिस्ट में भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी निशाने पर है। 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को फोर्स रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए सभी एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख दिया गया है। जिलों में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छांटने के निर्देश दिए गए। ये प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक योगी सरकार में 3 आईपीएस समेत 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी जबरन रिटायर किए गए हैं। तो पुलिस के फोर्स रिटायरमेंट की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को फोर्स रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए सभी एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर को पत्र लिख दिया गया है, और बताया ये गया है कि जिले में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर छंटनी के निर्देश दे दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, हालांकि ये हमेशा से देखने को मिला है कि इस तरह की छटनी होती रहती है, फोर्स रिटायरमेंट दिया जा रहा है। इस बार कितने पुलिसकर्मियों का टारगेट रखा गया है जिनको हटाया जा सकता है? देखिए, ऐसा टारगेट तो कोई नहीं रखा गया है, लेकिन सीधे सीधे ये निर्देश दिए गए हैं कि वो पुलिसकर्मी जो अयोग्य हैं, जो अनुशासन के मुताबिक नहीं चलते हैं, जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, जिनकी एसीआर गड़बड़ है, उनकी छटनी की जाए। 50 साल से ऊपर के ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर पहले चिन्हित किया जाए और उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। साफ साफ लिखा गया है, तमाम शासनादेशों का हवाला दिया गया है। 1987 से लेकर के 2017 तक के शासनादेशों का हवाला दिया गया है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, उनकी नियुक्ति के जो अधिकारी होते हैं, जो उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उस स्तर के अधिकारियों को इस कमेटी का हेड बनाया जाए, उनको रखा जाए। स्क्रीनिंग करके 30 नवंबर 2021 तक पुलिस मुख्यालय के स्थापना, एडीजी स्थापना के दफ्तर में ऐसे लोगों का नाम भेज दिया जाए जिनको जबरन रिटायर किया जाना है। अभी इसी साल ही 3 आईपीएस अफसरों को रिटायर किया गया, जिसमें अमिताभ ठाकुर हैं, राकेश शंकर हैं, राजेश कृष्णा हैं, और अब तक की सरकार है। ठीक है, तो जबरन रिटायरमेंट की प्रक्रिया आप शुरू करने की बात की गई है। इस पर तमाम अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया और बताया गया कि स्क्रीनिंग करिए और उसमें से पुलिसकर्मी को छांटिए। खासतौर पर भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं पुलिस, जिनकी संलिप्तता है, उन पर खास निगाह होगी इस छांटनी में। और नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सेक्टर 75 एम्स मैक्स गार्डनिया सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। अथॉरिटी की तरफ से 17 अवैध कियोस्क और 35 काउंटर तोड़े गए हैं। सोसाइटी के लोग लंबे समय से इस बात की शिकायत कर रहे थे, अवैध निर्माण हटाने की मांग कर रहे थे। बिल्डर को नोटिस देने के बाद भी इन कियोस्क और काउंटर को नहीं हटाया गया, तो अथॉरिटी ने इस पर कार्रवाई की। अथॉरिटी की सीईओ के निर्देश पर इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ही लगातार खबरों का सिलसिला जारी।